अभी हमारे माननीय सदस्य बेटे बेटे बोलना सदन के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं मेरे ख्याल से, उनका मैंने भाषण सुना, क्योंकि माननीय कटारिया साहब नेता प्रतिपक्ष थे, वो हमारे आसाम के माननीय राज्यपाल बन गए हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं भी है। आसाम में हमारे हरदीप जोशी जी, विश्वचंद्र माथुर जी और राजस्थान सभा के मिला के गुलाब चंद कटारिया जी राज्यपाल बने वहाँ पर। आप वहाँ पे जाके कामयाब हों, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और राजस्थान का मान सम्मान बढ़े आपके वहाँ विराजने से, ये हम सबका सपना रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आमिर ताने वाले ने बहुत सारी बातें कही। मैं एक पर कैपिटा इनकम आ रहे हैं, वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि तमाम तरह के जो वित्तीय प्रबंधन हमारा है इतना शानदार रहा है, उसके कारण ही हम लोग हर पैरामीटर में कामयाब रहे हैं। और ये स्थिति बनी है कि हम सोशल सिक्योरिटी को मुख्य ध्येय बना के चल सके। बड़ा संभव नहीं था कि हम जो बड़ी बड़ी योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के अंदर और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हमारी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पेंशनधारियों के लिए, जिस प्रकार का बजट दिया गया वही चर्चा राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है। बल्कि आपको मैं दारुड़े हद कह सकता हूँ, ये हमारा बजट का डॉक्यूमेंट जो है, मैं स्वयं भेज रहा हूँ हर मुख्यमंत्री को, वो अलग बात है। पर मेरा मानना है कि अगली सरकारें जहाँ चुनाव होंगे, वहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी राजनीतिक पार्टियाँ हमारे बजट के डॉक्यूमेंट को आधार बना के अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। आपके दिल जानता है, ऊपर से कुछ भी को अलग बात है। बहुत शानदार समग्र विकास वाला बजट पेश किया गया है। ये पर कैपिटा इनकम मैंने बात इसलिए कही, राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। 22-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,56,149 रुपये रही, जो कि गत वर्ष से 14.45% अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक वृद्धि गत वर्ष 18.10%, अब इस वर्ष 14.85% रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 4 वर्षों में 10.01% की औसत वृद्धि देखी गई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 7.89% ही रही है। गत 3 वर्षों में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में, पिछड़े राज्यों से निकल करके अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 22 में जारी विभिन्न राज्यों की GSDP के अनुसार विभिन्न राज्यों में गत 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में रही वृद्धि दर के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान। अध्यक्ष महोदय, ये बात सदन के माननीय सदस्य सुनने लायक है
पिछली सरकार के वक्त में 16-17 में 21वें पे, 17-18 में 30वें पे और 18-19 में 19वें पे रहा था। जबकि राज्य सरकार की कुशल आर्थिक नीतियों के कारण सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि वाले राज्यों में राजस्थान के स्थान 19-20 में 12वें पे, 20-21 में 10वें पे और 21-22 में 9वें पे रहा है। ये प्रकट करता है कि हमारा द्वारा प्रस्तुत किए गए समावेशी बजट कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बढ़ते दायरे के कारण राजस्थान वासियों के लिए प्रति व्यक्ति आय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम है कि राज्य की बजट जो पेश किया गया उस वक्त में हमारी थीम क्या थी, और उसी रूप में जो भारत सरकार जो मंशा है वो भी सबके सामने है। क्योंकि भारत सरकार पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के अंदर भी और दोसा के अंदर भी जिस प्रकार के भाव प्रकट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आपकी राज्य सरकारों के बारे में जो कमेंट कर रहे हो ये फेडरल डेमोक्रेसी के अंदर उचित नहीं है। केंद्र सरकार को आगे आकर राज्यों की इमदाद करनी चाहिए हमेशा। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। माननीय कटारिया साहब तो बोल नहीं रहे हैं, वरना ये तो अवैसी पैरवी करते कि केंद्र सरकार आपको इमदाद करती फिर भी आप उनको दोष देते हो। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, तो आंकड़े बोलते हैं, मैं क्या दोष दूँ। आंकड़े देखें आप, तो हर क्षेत्र में भारत सरकार ने अभी कटौती करी है खर्चे के अंदर। 5-6 वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, 5 में आपको बताना चाहूँगा। पर्यावरण वानिकी में 40%, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अभी रैली में कहा माननीय अध्यक्ष महोदय दोसा के अंदर कि राज्य में इसलिए सड़कें नहीं बनी बॉर्डर पर 50 साल में, ऐसा ही भाव था उनका कि जिससे कि दुश्मन देश के लोग इधर नहीं आ जाए सड़कों पर। आप बताइए, ये कोई कमेंट था? आज उसके अंदर सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जब वो बात एक ऐसी कह रहे हैं, उनको चिंता होनी चाहिए थी, बल्कि 71.73% की कटौती उस पर भी कर दी। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में 17.54% की कटौती। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण 30.47%। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 32.90%। पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम में 30% की कटौती थी। और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य में 71.19% की। और सबको मालूम है कि नरेगा में जो कटौती की सबको मालूम है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार रवैया अपना रही अपना कमियाँ कर रही है, ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? क्योंकि कटौती करना मैंने पिछली बार सदन को बताया था, और खर्च नहीं करना एक ही बात है। हमें दोष देते हैं कि आप खर्च नहीं करते, हम पैसा भेजते हैं आपको। अभी मैंने पूरी लिस्ट पढ़ के सुनाई आपको कि कहाँ कहाँ पे इतना पैसा उनका खर्च नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से मनरेगा में 32.88% की कटौती की। मिड डे मील में 10% लगभग, यूरिया सब्सिडी में 14%, अनुसंधान के अंदर 13%, आईसीडीएस में 38%, एनएफएसए में 17%, इलेक्ट्रॉनिक्स में और आईटी हार्डवेयर में 41%, अटल पेंशन सरकार योजना में सरकार का 28% कटौती, पवन ऊर्जा में 14% और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में 7%। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो कटौती तो करी है। अभी जो नया इनकम टैक्स का स्लैब दिया तो सबको भ्रमित कर दिया। जो लोग अपेक्षा करते थे
उसके आधार पर तो नहीं मिला, बल्कि LIC, PPF, PF, NPS जहाँ लोग जमा कराते हैं, बुजुर्ग लोग भी और बाकी अन्य लोग भविष्य देखते हुए 80C की छूट होती है, 89G की होती है, उन सब में कटौती कर दी गई। इस प्रकार से मैं समझता हूँ उचित नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों के साथ में जो भेदभाव कर रही है, वो मैंने पहले भी, मुझे ऐसा याद है कि मैंने एक बार सदन के माननीय सदस्य के सामने रखा था कि क्या कारण है कि एक तरफ तो भारत सरकार टीम इंडिया की बात करती है। टीम इंडिया का मानना क्या है? सभी राज्य सरकार हैं केंद्र मिलकर टीम बनाए, या कौन सी टीम इंडिया मजबूत हो रही है समझ के परे है। राज्यों के साथ किस तरह भेदभाव सरकार कर रही है उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्त आयोग ने 32% से 42% कर दिया, जो संवैधानिक संस्था है एक प्रकार से, वो उसने बढ़ाया, राज्यों का शेष हिस्सा बढ़ाया। बहुत खुशी की बात हुई हम सबको, पर उल्टा रास्ता निकाल करके वो तमाम जो बढ़ाया हुआ था उसको बराबर कर दिया। कैसे कर दिया? एक तरफ तो पहले जो शेयरिंग पैटर्न था राज्यों के साथ में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 100% केंद्र का, 0 राज्यों का, अब कर दिया 40-60 कर दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 100% था केंद्र का, यूपी गवर्नमेंट वक्त में 0 था राज्य का, अब कर दिया 40-60, उसको भी कर दिया। समेकित बाल विकास सेवाओं में 90-10 था, अब 40-60। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 75-25 था राज्यों का, अब 40-60। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई निर्माण 90-10 था, अब 40-60। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 75-25 था, अब 50-50। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 75-25 था, अब 60-40। समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 100 था, अब 40-60। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 100 था, अब 40-60। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा तमाम जगह पर जो बढ़ाया गया था, एक तरफ तो ये पैटर्न कर दिया, और दूसरी तरफ आप आगे सुनिएगा कि नई अप्रोच सरकार की हो रही है, भारत सरकार की, कि पैसा जो है समेकित निधि होती है, संचित निधि होती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें जमा कर देते पहले CSR का फंड, उसकी बजाय नया तरीका निकाला है बैंक में जमा करवाएंगे। इनको पूछो क्यों करवाएंगे? वहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है राज्य के पास में, तो वो अपने आराम से काम कर सकते हैं। उस लिक्विडिटी को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार से आइडियल पड़ी रहे मनी, कोई चिंता की बात नहीं, बैंकों में स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहना चाहिए, उसका फैसला किया। PD खाते में सरकार की जो राशि वो दे रहे थे, इसका नुकसान राज्यों को हो रहा है, उसको भी नहीं दे रहे PD खाते में। जल जीवन मिशन, उसमें जो केंद्र का हिस्सा है वो भी हम बैंकों में जमा करवाएंगे, आपको नहीं देंगे। अब आप मुझे बताइए, और तो और एक नया अभी पायलट प्रोजेक्ट का मैसेज दिया गया है राज्य सरकारों को। हम चाहते हैं कि आप पूरा पैसा खर्च आप ही करो, स्टेट का भी और केंद्र का अंश भी, उसके बाद में हम आपको देंगे केंद्र का अंश। बताइए आप, ये कौन सा तरीका है? किस तरह से ये क्या चाहते हैं? मैं इस मौके पर और इसका क्या फॉलोआउट हुआ है, कितना सीरियस हुआ है? जो सकल केंद्र का जो कर है 33 करोड़ 33,52,080 करोड़, 41% जो होता 13,74,352 करोड़, जो बढ़ना चाहिए। राजस्थान का हिस्सा आता है 6.0026%, 82,818 करोड़ रुपए मिलने चाहिए।
और 23-24 के बजट के अंदर राज्य का हिस्सा रखा गया 61,552 करोड़, मतलब 21,267 करोड़ कम मिलेंगे राजस्थान को। किस कारण से मिलेंगे? ये समझ के परे हैं कि ये जो कम हस्तांतरण क्यों कर रहे हैं, वो क्या कारण है? और 21,267 करोड़ की कम रकम नहीं होती है। ये अध्यक्ष महोदय, इस बात में इसलिए कह रहा हूँ, नेता हमारे जो प्रतिपक्ष के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहूँगा, क्या आपकी ड्यूटी नहीं है? आप यहाँ तो विपक्ष में हैं, केंद्र में आप लोग सत्ता में हैं। क्या आप में से कोई लोग या आपके 25 MP साहब केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, कभी राजस्थानी पैरवी करते हैं? वो नहीं करनी चाहिए क्या उनको? आज मान लीजिए आप सत्ता आपकी वहाँ पर है, मैंने अनुभव से कह सकता हूँ, जब जब ऐसी स्थिति बनी है, राज्यों के अंदर पक्ष विपक्ष मिलकर के गए हैं वहाँ पर कई राज्यों में, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहाँ पे अपनी बात बताई है, अपनी शिकायत बताई है, अपने सुझाव दिए हैं। पर मैंने देखा 4 साल पूरे हो गए, आपने कभी इस प्रकार का सहयोग नहीं किया। मेरा आरोप है, आपके सबके ऊपर आरोप है, नेता प्रतिपक्ष पे भी। GST कन्वेंशन का पैसा गारंटी देकर लोन के रूप में दे दिया। वाह, किस प्रकार से तंग करेंगे, ये नमूने हैं सब आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, पूरी राजस्थान नहर परियोजना, मेरा तो प्लीज अध्यक्ष महोदय गलत बात करते हैं। कई बार समझ में नहीं आता कि हम लोग सब जनता के सेवक के रूप में आके बैठे हुए हैं, और जो जनता के इंटरेस्ट में जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनको आप लोग क्यों इस प्रकार का व्यवहार करते हो, ये मेरी समझ पर है। पूनिया साहब बड़ी बड़ी सिद्धांतिक बातें कर रहे थे, सुन रहा था मैं, कोई दम नहीं उनमें। मैं कहना चाहूँगा, अगर दम है, पूनिया साहब आप अध्यक्ष भी हो, अध्यक्ष का एक अलग रुतबा भी होता है, औरा भी होता है, और सब लोग आपके रेस्पेक्ट भी करते हैं। पूरे राजस्थान की बीजेपी की रैंक एंड फाइल बहुत बड़ी पद होता है, मैं इसको मानता हूँ। मैं 3 बार आऊँ यहाँ पर, मैं जानता हूँ कि आप पद की क्या गरिमा है। क्या आप जाके कहेंगे प्रधानमंत्री जी को, आपकी बात नहीं सुनेंगे वो? पर नहीं कहा आप लोगों ने, उसके कारण से प्रधानमंत्री जी ने जो बातें बोली है वहाँ पर, जिस रूप में गुमराह किया राजस्थान वासियों को, मध्य प्रदेश राजस्थान को मिला करके नई बात छेड़ दी, पार्वती काली चंबल लिंग ERCP को मर्ज करके नई योजना बना देनी चाहिए। तब हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? योजना मैंने बनाई है, रिफाइनरी मैंने लगाई थी, उसको तो बंद कर दिया आप लोगों ने वसुंधरा जी के वक्त में। 5 साल नहीं चलने दिया उसको, वरना 40,000 का प्रोजेक्ट 70,000 करोड़ का हो गया। वो कौन दोषी है? आप लोग दोषी हो, आपकी पार्टी दोषी है। इसका जवाब है मुझे, ERCP वसुंधरा जी ने इसको कंसीव किया था। राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों स्टेटों की मीटिंग हुई 2005 के अंदर, समझौता हुआ, उसको आधार बनने के योजना बनाई गई है। वो पहला मैं पढ़ के सुनूँ आपको तो झूठ नहीं मेरे ख्याल से। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच हुए अंतर्राज्यीय जल समझौते के संबंध में राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक जो 25 अगस्त 2005 को हुई थी, जिसमें निर्णय किया गया, यदि किसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट से प्राप्त संपूर्ण पानी एवं दूसरे राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी का 10% प्रयोग कर योजना बना सकते हैं। इसके आधार पर योजना बनाई गई। मध्य प्रदेश अपना बांध बना लिया और फंडिंग लेनी थी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से, ले ली फंडिंग, और राजस्थान गवर्नमेंट आपने NOC भी दे दी। हमारा जब वक्त ERCP पे आ रहा है, सरकार बदल गई तो क्या हो गया? योजना तो आपके वक्त की है। इस योजना को पूरा करने में क्यों अड़चन पैदा की जा रही है, मेरी समझ के पर है। राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी आप लोगों को। इतनी शानदार योजना को आप लोग क्यों बंद करने जा रहे हैं? अब जो माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया, उसके अकॉर्डिंग टू अभी तो ERCP जो बनाई वसुंधरा जी ने, उसमें 3,500 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी चाहिए, जबकि इस योजना में ये इसका लगभग नई योजना में बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी
किसी सलाह से बता रहे हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप जानते हो कि सलाहकार कौन है उनके इस काम के लिए। उसमें आधा पानी ही 1775 मिलियन क्यूसेक मीटर पानी ही 13 जिलों को मिलेगा। तो क्या मुझे बताइए आप लोग, आप चाहेंगे 13 जिले का पानी जो है हमें आधा ही मिले? आप स्वीकार करोगे उसको? और स्वीकार करोगे तो किस, बताइए जनता को क्यों स्वीकार करेंगे आप लोग? ये तो आंकड़े बताते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? कर्नाटक में ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 21,450 करोड़ है, उसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की थी। वहाँ राज्य में राष्ट्रीय दर्जा तो नहीं दिया, पर कम से कम 22-23 के बजट में आपकी सरकार ने 5,300 करोड़ रुपये उनको दिए। राजस्थान के लिए 0। हम रख रहे हैं 9,500 करोड़ रुपये, हम रख रहे हैं 9,500 करोड़ रुपये। इस पर मैं बढ़ा के 13,500 कर दिए मैंने उसके लिए। और नई बात सुनिए आप, 2 लाख हेक्टेयर पानी का जो सिंचाई का है वो नहीं मिलेगा। नई जो प्रधानमंत्री जी ने बताया है, अब सुझाव दिया है, उसके अकॉर्डिंग टू आधा पानी और 2 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई नहीं हो सकेगी। अब बता दीजिए किसान विरोधी कौन है? और एक और बात है, नई जो सुझाव है उसमें 26 की बजाय सिर्फ 13 बांधों में पानी मिलेगा। और ये भी नहीं कहा कि तब पहला बार सरकार देगी, भी नहीं बोले गए। वो कहते मध्य प्रदेश से बात करो। हम क्यों बात करें? ये हमारा पानी का विषय स्टेट का है, हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग। यहाँ हमारे बारिश आने वाले विधायक ने ठीक कहा, पानी हमारा, आधी जगहों में बाढ़ से नुकसान हमारा हो रहा है और आधे जिलों में लोग प्यासे रह रहे हैं और परमिशन मिले हुए मध्य प्रदेश ले हुए, जबकि एग्रीमेंट हुआ है आपके साथ में मध्य प्रदेश का। अध्यक्ष महोदय, ये राज क्या है बताइए? राज क्या? राज आप बता सकते हो, शुरू से आने वाला विधायक आप बता सकते हो। ये राज क्या है? राज ही है, क्योंकि या तो वसुंधरा जी वो आप कहोगे, हम क्यों रहने देंगे? हम तो ये कहेंगे क्योंकि वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री नहीं रही, उनकी कंसीव करी योजना है, जानबूझ करके आप योजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो। राजेंद्र जी यही बुलवाना चाहते थे सर, राजेंद्र जी आपसे यही बुलवाना चाहते थे। अच्छा, ये ठीक, बिल्कुल ठीक है आपने अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ठीक कहा। आप उनकी नेचर जानते हो, प्रगति जानते हो। ये तो आप मानेंगे ना, मध्य प्रदेश अपने राज्य में इसी निर्णय के आधार पर नेवर नदी पर मोनपुरा बांध एवं काली सिंध नदी पर कुंडलिया बांध का निर्माण किया है एवं परियोजना के लिए बाह्य एक्सटर्नल एजेंसीज के लोन के लिए जरूरी होने पर परियोजना पूरी होने के बाद राजस्थान से एनओसी लिए और आपने दिए। गौरतलब है कि काम पूरा होने के बाद कि ये एनओसी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा ही जारी की गई। आपने बड़ा सदस्यता दिखाया उनके साथ में, क्योंकि भाई भाई है, वो भी सरकार आपकी थी वहाँ पर। गौरतलब है कि काम पूरा होने के बाद की एनओसी पूर्ववर्ती भारत सरकार द्वारा ही जारी करी गई। तो ठीक है, तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा कुछ काम ऐसे हैं, अभी माननीय आमिर जाने वाले सदस्य ने कोरोना को लेकर भी आलोचना कर दी सरकार की। कम से कम इस तो बरस से आप, क्योंकि हमने आपको साथ लिया सबको। अभी तक मैं बोलता हूँ, कहीं इंटरव्यू देता हूँ तो विफर के साथियों को चर्चा करता हूँ। 3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया एक टीवी वालों को, तो मैंने कहा भी हमने सबने मिलकर उसका मुकाबला किया। आपने यहाँ पे भी मीन ब्रेक निकाल दी। आपका आप भूल जाते हो क्या? नदी गंगा के किनारे लाशें पड़ी भूल जाते हैं आप लोग, गंगा में बैठी लाशें भूल जाते हैं आप लोग, भूल जाते हो क्या? नहीं किया आप लोगों ने। ऑक्सीजन सिस्टम लोग मरे हैं, केंद्र सरकार को ये देश कभी माफ नहीं कर सकता, इतने लोग मरे हैं ऑक्सीजन के। कोई तय ही नहीं रखी, दूसरी लहर आ गई, समझ नहीं पाया इतनी बड़ी लहर, शानदार बड़ी लहर आ सकती है। और किस पर अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी ने मार्च 2020 में कह दिया था कुछ भी हो सकता है, संभल के चले भारत सरकार।
उसने चेतावनी दी थी, अगर उनकी बात को गंभीरता से लेते शायद इतनी मौतें नहीं होती। और मुझे पता ही नहीं कि कारण क्या है। अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर एक उदाहरण पेश हुआ, जो मरीज बाहर कारों के अंदर, ट्रकों के अंदर या बसों के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर बाहर बैठे बड़ी ट्रिप लगवा रहे थे। मेरे भी 12 ट्रिप लगी है, मेरा भी नमूने हो गया था। मुझे मालूम है ट्रिप लगना किसे कहते हैं। बाहर सड़कों पे ट्रिप लग रही है देश के अंदर, पूरा दुनिया देख रही है गुजरात को। आपको सरकार बदलना पड़ा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी आपने और नए लेके आया, बता दिया। क्योंकि आपको मालूम है ये नमूना था कोरोना कोविड की फेलियर का, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा था। आप क्यों भूल जाते हो? और आप कहते हो यहाँ पे वैक्सीन, अरे वैक्सीन मालूम है आपको? अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी से मैंने बात करी इसी के अंदर। मैंने कहा कि आप गलत काम कर रहे हो। आपको वैक्सीन जो है आप इसको पैसे से मत लगवाइए लोगों से, इसको फ्री कीजिए आप इसको। और मैंने भी कहा, जहाँ तक मेरे को अनुभव है, बचपन से देखते आए हैं, वैक्सीन सारी फ्री लगती है, वैक्सीन फ्री लगती है। और ये तो कोविड है, महामारी, विश्वव्यापी महामारी है। प्रधानमंत्री ने उस पर तो कोई कॉमेंट नहीं किया। बाद में जब दवा पड़ा होगा और जगहों से, तब जाके उन्होंने घोषणा करी कि हम वैक्सीन फ्री लगाएंगे। क्यों भूल जाते हो? हम लोगों की मांग ज़्यादा पर उनको करना पड़ा, मजबूर होकर करना पड़ा। ही बोले मत बोला। अब आप गोभक्त बनते हो। अब गोभक्त आप हो, ये है मालूम पड़ गया आपको। विभाग निदेशालय मैंने बनाया, पहली बार मैंने प्रवीण किया गाँव के लिए, गौशालों के लिए। ये तो सच्चे ही आंकड़े हैं। आपने खाली नाम बदल दिया, निदेशालय विभाग बना दिया वसुंधरा जी के वक्त में। अब क्या है? अब मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। आपने 3 महीने से नंदीशालाओं को 6 महीने तक दिया था, 9 महीने कर दिया, हमने 12 महीने कर दिया हम लोगों ने नंदीशालाओं के लिए। आपने 4 साल में 143 करोड़ रुपये दिए आप लोगों ने अनुदान। हमने दिया 4 साल में 2313 करोड़ रुपये दिए हम लोग अनुदान। अब गोभक्त बैठे हैं या गोभक्त ये हैं, बता दीजिए आप। आगे सुनिए आप। अभी लंपी रोग आ गया। लंपी रोग की हाथ में तो नहीं है। हमने मांग की भारत सरकार से, कृपा करके आप इसको कोविड की तरह ट्रीट करो और इसके लिए आप थोड़ा मुआवजा दो किसानों को। हमारी बात स्वीकार नहीं की गई, आप मना लीजिए उनको। हमने कहा है कि हम उन गायों को, मरने वाले गायों को 40,000 गाय प्रति गाय हम पैसा देंगे। अब गोभक्त हैं आप लोग, गोभक्त हो आप, राम भक्त भी आप हो, गोभक्त भी आप हो, वोट लेने के लिए। और कोई आपकी हमदर्दी नहीं है गायों से। और हमने भी कहा है आगे भविष्य में 2 दुधारू पशुओं के लिए बीमा किया हम लोगों ने, आपको मालूम है बजट में 40,000 रुपये प्रति गाय देंगे हम लोग। है हिंदुस्तान में कहीं पर? हिंदुस्तान में है क्या कहीं पर? गोभक्त कौन हुए बता दीजिए आप मुझे। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे ही नहीं आ गए। आज देश में नंबर 2 पे आए आर्थिक विकास दर पे हम लोग। ऐसे ही आ गए क्या? पूरा चिट्ठा मेरे पास में है। ऐसे ही नहीं आ गए। 11/04 आंध्र प्रदेश 11/4 और हम लोग 11/04 पे दूसरे नंबर पे आ गए। कैसे आ गए? ऐसे ही आ गए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस रूप में भारत सरकार ने जो अप्रोच बना रखी है, उसका मैं दुख है कि किस प्रकार से इस अप्रोच से आने वाले वक्त में हम कैसे उम्मीद करें कि वो हमें किस प्रकार से पैरामीटर हमारे शानदार। हमने सोशल सिक्योरिटी, किसानों को छूट दी है बिजली के अंदर, उपभोक्ताओं को दी है, युवाओं के लिए कई स्कीम बनाई है, पेंशन 1 करोड़ लोगों के लगभग दे रहे हम लोग, पेंशन की राशि अभी मैंने बढ़ाई है, 9,000 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं मेरे साथियों को कहना चाहूँगा, ये तो संवेदनशीलता की बात है।
अब मुझे बताइए 9,60,000 हम दे रहे हैं 90 लाख लोगों को, वो दे रहे हैं उसमें से 9,60,000 रुपये को 200 रुपये 300 रुपये, मतलब लगभग 400 करोड़ रुपये दे रहे हैं। हम दे रहे 9,000 करोड़ रुपये दे 9,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं। और अभी अध्यक्ष महोदय जो हमने किया है मिनिमम 1,000 कर दिया रुपये सबके लिए, 500 रुपये थे उनके भी, 750 थे उनके भी। अब हमारे 11,000 करोड़ 11-12,000 करोड़ रुपये लगे हैं उसके अंदर, 2-2.5-3,000 करोड़ बढ़े हैं उसके, तब भी हमने मंजूर किया। और 400 करोड़ मुश्किल से केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। कोई थोड़ा बहुत तो 19-20 का अंतर चल जाता है। हमने कहा है पूरे देश के अंदर इसके आप सपोर्ट करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जो बनने वाले हैं या शपथ लेने वाले हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आप राष्ट्रपति भवन में मीटिंग होती है, आप इस मुद्दे को उठाओ। मैं इनको नेशनल लेवल पे कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने आज़ादी के बाद में पहली बार अधिकार आदेश युग की शुरुआत करी कि आपने पार्लियामेंट में कानून बना दिए, RTI, नरेगा, RTE और फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिए। 5वां कानून ये बनना चाहिए, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे देशवासियों के लिए बनना चाहिए। बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए। आप बताइए, मुझे आश्चर्य होता है, हमने आप धार्मिक हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम करके राज शासन में आ गए दिल्ली के अंदर भी, यहाँ भी अभी आप उम्मीद यही है हमारी शानदार परफॉर्मेंस, एंटी गवर्नमेंट नहीं है, आप उम्मीद यही है हम तो हिंदू मुस्लिम के नाम से सत्ता में आ जाएंगे। मुझे बताइए आप कि किस रूप में आप ये बात सोचते हैं और किस प्रकार की आप सोचते हैं, नहीं है आप करते क्या हैं उनके लिए, क्या करते हैं। मेरी तो समझ के परे है कि किस प्रकार से आपने ये जो आवरण ओढ़ रखा है हिंदू धर्म का, जबकि देश को राहुल गांधी की यात्रा क्या था, मकसद यही था महंगाई बेरोजगारी के अलावा प्रेम मोहब्बत भाईचारा नहीं होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और साथ में अमीर गरीबी खाई बढ़ती जा रही है, वो खाई नहीं बढ़नी चाहिए, ये तो बात कह रहे हैं। और क्या करें, क्या उसके लिए हम लोग अपने आप को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ला रहे, क्यों ला रहे हम लोग। कुछ लोगों को महंगाई राहत मिले, कुछ लोग आगे बढ़ सके, पर जिस रूप में आपने कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, कर्जे की बात की गई, मैं माननीय पूनिया साहब को कहना चाहूँगा कि हम जब सरकार से गए थे ना, तब 23.58% कर्जा था GDP के अनुपात के अंदर। आपने सत्ता छोड़ी तब 23 से 34.16% हो गया, मतलब 10% कर्जा आपने बढ़ाया उस वक्त में। अब वापिस जब हम आए वापस, और जो बजट हमने पेश किया है और जो एस्टीमेट रखे हैं बजट एस्टीमेट, उसके अंदर आप देखिए सिर्फ 2.5% बढ़ा कर्जा, 34.16 से 36.78 हुआ है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि किसी वक्त में कितना कर्जा बढ़ा, ये आपके सामने आंकड़ों के सामने सामने है। अध्यक्ष महोदय, हमारे फिजिकल पैरामीटर्स शानदार है, वित्तीय प्रबंधन बहुत शानदार हमने कर रखा है, उसके कारण ही हम सब स्कीम लाने के सक्षम बने हैं। उसकी झलक मैं बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। फिजिकल डेफिसिट जो है 23-24 का, मोदी सरकार जो है, भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट, वहाँ 5.9% रखा है फिजिकल डेफिसिट जो लक्ष्य है। हमने रखा 3.98%। रेवेन्यू डेफिसिट 2.9% वहाँ पर, उससे कम हमारा 1.58% है। फिजिकल डेफिसिट 21-22 के अंदर केंद्र सरकार का रहा है 6.7, हमारा रहा है 3.96 रहा है, कम रहा उनसे। रेवेन्यू डेफिसिट उनका 4.1% रहा, हमारा 2.12% रहा। तो आप बता दीजिए मुझे, ये जो पैरामीटर है जो भारत सरकार ने तय किए, FRBM के एक्ट के अंतर्गत 2005 के अंदर वाजपेयी सरकार के बाद एक्ट बना था ये, उसके अंदर आप बता दीजिए जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत हमारे पैरामीटर ये है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर कहना चाहूँगा
केंद्रीय करों में राजस्थान को कम ट्रांसफर की गई राशि। अब आप सुन के आपको पता नहीं दुख होगा क्या होगा, हमें तो बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है कि 19-20 में 10,284 कम कर दिए हमारे ग्रॉस रेवेन्यू, 20-21 में 13,974 कम कर दिए, 21-22 में 12,756 कम कर दिए करोड़, और 22-23 के अंदर 17,755 करोड़ कम कर दिए, और 23-24 में जो एस्टिमेट है 21,267 कम होंगे। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय 76,035 करोड़ रुपए कम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार को दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है। बताइए आप, तो आप बता दीजिए क्या कारण है? कोई कारण है इसका? डिविजिबल पुल होता है एक्साइज का, उसको उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बेसिक एक्साइज ड्यूटी को तो कम कर दिया और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। तरीके निकाल दिए उन्होंने कम करने के भी, वो भी हो गया। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी सरकार जब थी तब आप देखिएगा जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 10.60 थी, और हमारे वक्त में ये बढ़ करके 11.80% हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तब बनेगा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। वो आगे बताना चाहूँगा आपको, वही तो लंबी हर साल की फहरिस्त पर मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरे 5 साल के अंदर बीजेपी के शासन के अंदर 80,629.15 ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आप लोगों ने, जहाँ आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसे दुगना हम लोगों ने 1,20,437 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम लोग। ये सड़कें मैं ऐसे नहीं दे रहा आपको, शहरी इलाकों में सड़कें आ रही है, गाँव में सड़कें आ रही है, शानदार। राजस्थान आप नेशनल हाईवे भी बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिषद हाईवे, मेगा हाईवे आपकी सोच थी, जब वसुंधरा जी थी तब की सोच थी, उसको हमने आगे बढ़ाया। हम आपकी तरह नहीं हैं कि हम सरकार बदलते ही उल्टे चलने लग जाएं, हम सीधे ही चलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। इसलिए आगे बढ़ते हैं कि आज स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स, विलेज रोड्स जिसमें जाल बिछ रहा है, उसके कारण से आज 1,20,437 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो आपसे दुगना है। अध्यक्ष महोदय, एक तुलना मैं करना चाहूँगा। आपने ये तो अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूँगा, इतना शानदार बजट, पिछली बार मैंने एक बजट का आपको एक पूरी कंपेरिजन किया दोनों सरकारों का, हमारा और बीजेपी का। रात दिन का फर्क था, 30-35 पैरामीटर्स थे उसके अंदर, और सब ने उसमें खूब उन्होंने मेरी थपथपाई थी रात आपको। तो आपके सास को मैं दाद दूंगा, फिर भी आप इतनी हिम्मत है, उसके बावजूद भी आपने आलोचना करने में कमी नहीं रखी बजट की। ये तो आपको कहना पड़ेगा कि आप में जो सास की बात है कि जब तुलना ही नहीं की जा सकती थी 4 साल के कामों की, उसके बाद में भी आपने, हिम्मत का काम है, हर पैमाने पर कई गुना पीछे होने के बावजूद भी आपने ऐसी तुलना। चलिए मैं आपकी 5, एक तो सोशल सिक्योरिटी, एक जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, खेल और कला, ये 4-5 जो है, इनको लेके मैं कहना चाहूँगा कि इनको आपके वक्त में 72,835 करोड़ मैंने खर्च किए, सब मिला के 5 सालों में। और हम लोगों ने जो है 1,29,695 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। इसमें 63.62 तो आपके शिक्षा में हो गया, 86% लगभग स्वास्थ्य में, 85% ज़्यादा जल में,
सामाजिक सुरक्षा के अंदर 104%, कुल 78.07%, ये स्थिति है। बताइए आप, कोई कंपेरिजन हो सकता है आपसे कोई? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बहुत सारी कंपेरिजन हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि उन बातों में नहीं जाके काफ़ी कुछ मैं समझता हूँ कि ऊपीएस की बात भी मैं कहना चाहूँगा। कृपया करके अभी समय है आपके पास में, समझा दीजिए प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को, ऊपीएस मानवीय दृष्टिकोण का मामला है, ये कोई आसान नहीं है। हम तो मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए जब चाहो बढ़ा देते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा देते हैं, तनख्वाह बढ़ा देते हैं, और भारत सरकार जो है एनपीएस देके पैसा जमा करा रही है शेयर मार्केट के अंदर। देखा नहीं, अडानी जी का शेयर नीचे आ गया। अब तो मालूम पड़ेगा दीदी, जो पैसा जमा है हमारा सबका, देश भर का, वो ट्रस्ट के अंदर वो जमा कहाँ कहाँ कराया गया है देश के अंदर, बैंकों में और एलआईसी में, पता नहीं किन की संस्थाओं में, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मालूम पड़ेगा आपको। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो ये पैसा जो है जमा है वो बर्बाद हो जाता, अगर मान लीजिए अडानी जी साहब की तरह कोई हालत नीचे हो जाता तो क्या होता? आपने अडानी जी को लेकर भी अपनी सरकार में आप लोगों ने अडानी साहब को दिया, कोल ब्लॉक दिया, स्टेट गवर्नमेंट का कोल मिला हुआ। अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेंट हुआ स्टेट गवर्नमेंट को, आपने अडानी जी के साथ में एमओयू किया, एसकेवेशन किया। अब हमें दोस्त दे रहे हो, हमने ज़मीन दी उनको, ज़मीन आपने भी दी, हमारे वक्त में दी होगी। आज हमने आज तक भी ज़मीन और भी देने की मांग हो रही होगी पूरे देश के अंदर, पूरे कई उद्योगपतियों से हम सोच समझ स्कीम बनाते हैं। आप अडानी जी के नाम लिया, मुझे उस पर ही राज लगता है। अब नाम लिया कैसे? पूरा देश तो मोदी जी को ब्लेम कर रहा है, या तो आपको ऊपर इशारा हुआ है कि मोदी जी और अडानी जी के दूर से दिखाओ, इसलिए कुछ बोलो वहाँ जाकर के असेंबली के अंदर, ऐसे बोले होंगे आप, वरना अडानी जी को बोलना तू क्या था? अरे मैं तो ये कहता हूँ, आपने अडानी जी के बोलने की हिम्मत की, मैं आपको दाद देता हूँ, यूँ कह रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब मेंबर पार्लियामेंट की और एमएलए की तनख्वाह बढ़ सकती है, पेंशन बढ़ सकती है, क्या वो पैसा आपके एनपीएस में जमा होगा? शेयर मार्केट में तैयार हो आप लोग? तो क्यों हम उनको कर्मचारियों को उनकी मर्जी पे छोड़ें? उनकी मर्जी पे क्यों छोड़ें? हमें चाहिए कि सिक्योरिटी दें उन लोगों को, ये मेरी मांग है। तो अध्यक्ष महोदय, यही बात करता हुआ कुछ हमारे साथियों ने और पिछले बजट में कुछ पॉइंट रह गए थे, तो मैं वो प्रयास करूंगा कि 10-15 मिनट आपका मैं और लूँगा, चिंता मत करो, ठीक है? अध्यक्ष महोदय, मैं नवीन घोषणा प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षा व युवा विकास हमारे द्वारा नई पहल करते हुए प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ये विद्यालय गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर हो, इस दृष्टि से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान निर्धारित किया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश में शिक्षण व अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों व चयनित शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एवं लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉक मुख्यालयों पर स्कूलों कॉलेजों में 20 करोड़ की लागत से इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स की स्थापना की जाएगी। इससे 50,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री स्कूल्स एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए हमारे निर्णय के साथ साथ चरणबद्ध रूप से प्ले एलिमेंट भी लगाए जाएंगे। इस पर आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा। आईसीटी परियोजना के तहत 4,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 256 करोड़ की लागत से कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी। महाराज शेखाजी आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी, महाराज शेखाजी आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी सीकर
तथा सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद की तर्ज पर संभाग स्तर पर एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 35 करोड़ का प्रस्तावित होगा। साथ ही मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वह युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना पर पुनः विचार कर सेना में युवाओं को रेगुलर नियुक्ति की प्रदान करे। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्थापना की जाएगी। युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाने में स्किल डेवलपमेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पार्टनर के माध्यम से वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस पर 50 करोड़ का व्यय होगा। समस्त आवासीय तथा चयनित विद्यालयों में कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वर्कशॉप में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र शुरू किया जाने प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस पर 50 करोड़ का व्यय होगा। विद्यार्थियों को ग्रामीण स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में आई स्टार इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी। साथ ही डूंगर कॉलेज बीकानेर में ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी कादेड़ी, केकड़ी, बोराडा, किशनगढ़, अजमेर, मुबारकपुर, रामगढ़ अलवर, गोसुंडा चित्तौड़गढ़, गंगा साहब बीकानेर, बगड़ी लालसोट, गीजगढ़ सिकराय दौसा, आसोब भोपालगढ़, डेचू लोहावट, जोधपुर कानोता, जालसू जयपुर, लूणवा नावा नागौर, शेमारी नया गांव खेरवाड़ा उदयपुर, वजीरपुर सवाई माधोपुर एवं देसूरी देवरी रायपुर पाली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। आबानेरी, बांदीकुई, भांडारेर, सिकराय दौसा, बेवाड़ी, खेड़लीगंज, कटुमर अलवर, नगर फोर्ट टोंक, उनियारा, चूनवाड़, सादुलसर, गंगानगर एवं सुकार बामनवास सवाई माधोपुर में कन्या राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर के हवा महल क्षेत्र में राजकीय उर्दू बीएड महाविद्यालय खोला जाएगा। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय भादरा हनुमानगढ़, मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया हनुमानगढ़, ज्ञान ज्योति पीजी महाविद्यालय श्रीकरणपुर गंगानगर शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राजनगर गंगानगर राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित करना प्रस्तावित है, पुनः प्रस्तावित है। साडोली, रामगढ़, उमरेड अलवर, नारगढ़ बारा, विजयपुर चित्तौड़गढ़, लाखनपुर लालसोट दौसा में ITI खोली जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा शिक्षण सुविधा के विस्तार हेतु गिरपुरा, केकड़ी, अजमेर व भडोली, बोली सवाई माधोपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, वैर, भरतपुर व जैसलमेर में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में, पहाड़ी, कामा, भरतपुर में अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। अग्गर, लसाड़िया, उदयपुर, मावाड़ जंगल पाली में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास तथा कुचामन नागौर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण चरणबद्ध रूप से कराया जाएगा। प्रथम चरण में श्री गंगानगर के छात्रावास सहित 20 छात्रावास खोले जाने के साथ ही पूर्व में संचालित छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका एकलव्य देवदान तथा अन्य सभी आवासीय विद्यालयों के साथ साथ SC, ST, OBC, MBC सभी छात्रावासों में आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विभिन्न कार्य 100 करोड़ की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु राजकीय महाविद्यालय परिसर में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इस पर 25 करोड़ का व्यय होगा। संस्कृत विद्यालय में खेल सामग्री की उपलब्धता, खेल मैदानों का विकास व अन्य निर्माण के साथ साथ ओपन जिम सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। संस्कृत महाविद्यालय में योग व या ध्यान की नियमित कक्षाएं संचालित की जाएगी। चयनित युवाओं को राजकीय विभागों के साथ काम करने के अवसर प्रदान करने, उनके अभिनव एवं प्रगतिशील विचारों के आधार पर योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने हेतु यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के तहत 250 युवाओं को अतिरिक्त इंटर्नशिप कराई जाएगी। साथ ही आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के उद्देश्य से गठित राजीव गांधी युवा कोर के अंतर्गत कार्यरत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या बढ़ाते 5000 की जानी प्रस्तावित है। दिनांक 10 फरवरी 23-24 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने वर्तमान में प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने की घोषणा की थी।
इसी क्रम में अब मैं आगामी वर्ष 1 लाख पर्चे और करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल स्टेडियम और खेल एकेडमी स्थापित करने के साथ में विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में ही ट्रांसप्लांट तथा लंग्स, बोन मैरो, किडनी, लीवर, हार्ट की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में ही विभिन्न ट्रांसप्लांट, लंग्स, बोन मैरो, किडनी, लीवर, हार्ट की सुविधा उपलब्ध। अब मैं प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा तक समस्त ट्रांसप्लांट पर राशि का पुनर्वहन करने की प्रस्ताव करता हूँ। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों को चरणबद्ध रूप से ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत बढ़ते रोगी भार को देखते हुए मरीजों को सुगमता से समस्त चिकित्सा सुविधा देने तथा रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के लिए चरणबद्ध रूप से IT आधारित इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम कुछ सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थाओं में प्रभावित किया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित है। राज्य की चिकित्सा संस्थाओं में ICU, न्यूनेटल ICU, पीडियाट्रिक्स ICU बेड की संख्या में हुई वृद्धि, इसमें काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ की विशेष प्रकार की ड्यूटी को ध्यान रखते हुए इन्हें पृथक कैडर बनाया जाएगा। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर खोले कम्युनिकेट किए जाने के साथ साथ अन्य चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास प्रदेश में MSME में एनर्जी एफिशिएंसी के प्रति जागरूकता कम है, अतः इनकी एनर्जी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए चयनित MSME यूनिट्स में निःशुल्क एनर्जी ऑडिटिंग की सुविधा एवं एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट लगाने पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। राज्य में उद्योग इकाइयों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से मेरे द्वारा CSME तर्ज पर राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत 2 बटालियनों के गठन की कार्रवाई प्रगतिधीन है। आगामी वर्ष RISF की 1 और बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उद्यमियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से रिको क्षेत्र में भूखंड आवंटन द्वारा भूमि की एकमुश्त दे समस्त बकाया प्रीमियम राशि 30 सितंबर 23 तक जमा कराए जाने पर दे ब्याज राशि में 60% की छूट दी जाना प्रस्तावित है। उद्यमी एवं निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए जालोर एवं मंडोर जोधपुर में रिको के इकाई कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार विशेष योगीजनों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। राज्य कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत अविवाहित निःशक्त पुत्र पुत्री की ही पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र। अब मैं विवाहित निःशक्त पुत्र पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र घोषित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगीजनों को राजस्थान रोडवेज की साधारण एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन्हें वर्तमान दी जा रही 1500 रुपये प्रतिमा की पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। जैसे विदित है, उड़ान योजना के अंतर्गत लगभग 1,45,00,000 किशोर या महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण का कार्य हाथ में लिया गया। इस क्रम में प्रयुक्त सैनिटरी नैपकिन्स के रिसाइकल, बायोडिग्रेडेशन एवं इको फ्रेंडली और डिस्पोजल के लिए नीति बनाकर आवश्यक व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस पर 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण और उन्नयन अन्य आधारभूत कार्य 1,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत कराए जाना प्रस्तावित, जिनकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ।
कम लागत में उच्च गुणवत्ता के सड़क भवन निर्माण संबंधी अनुसंधान के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की 40 करोड़ की लागत से स्थापना की जाएगी। शेरवा झुंझुनू में अधिशासी अभियंता का कार्यालय खोला जाएगा। प्रदेश के 50 नगरीय निकायों के जल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रेनेज एवं ग्रे वाटर ट्रीटमेंट हेतु 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही विभिन्न निकायों हेतु सिविल सफाई कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किए जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से 3-in-1 रोडिंग, सक्शन, ग्रेबिंग एंड जेटिंग रोबोट मशीनें उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में लंपी बीमारी के कारण काफ़ी संख्या में गायों की मृत्यु हुई है। बीमारी व अन्य कारणों से पशुओं की मृत्यु होने पर उनके अवशिष्ट के निस्तारण की प्रमुख समस्या रहती है। इसके समाधान व त्वरित निस्तारण के लिए प्रथम चरण में जिला स्तर के नगर निकायों में कारकेस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर निकाय क्षेत्रों को कच्चे की समस्या से निजात दिलाने और प्रभावी निस्तारण हेतु 118 नगरीय निकायों में डंपिंग ग्राउंड पर जुड़े पुराने कचरे के निस्तारण हेतु 54 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के साइकिल व प्रोसेसिंग हेतु जिला मुख्यालय स्थित निकायों पर प्लांट लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में 24 करोड़ रुपये की लागत से कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर में प्लांट लगाए जाएंगे। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जनहानि, आगजनी आदि घटनाओं की रोकथाम क्योंकि रेस्पॉन्स हेतु नगरीय निकाय में 200 फायर वाटर टेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पर 75 करोड़ रुपये होगा। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को आगजनी की घटनाओं से बचाव हेतु केसवाना, खेरतल, अलवर, खारा, बीकानेर, कड़लवास, उदयपुर, रत्नगर, चूरू में अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पेयजल एवं भूजल 15,000 से अधिक गाँव में पेयजल व्यवस्था की अत्याधुनिक तकनीक से सेंसर आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु IT आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ही सेंट्रल कमांड सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये व्यय होंगे किए जाने प्रस्तावित है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी योजना जाजपुर जयपुर में कनिष्ठ अभियंता, किशनगढ़ निर्मल जयपुर में सहायक अभियंता तथा बादल हनुमानगढ़ कोतपुतली जयपुर में अधिशासी अभियंता के कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में ऊर्जा तंत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 220 kV, 132 kV, 3311 kV GSS का कार्यालय खोले जाने के साथ साथ अन्य कार्यों को विवरण में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वन पर्यावरण नगरों में ग्रीन लंच की अति आवश्यकता। इस क्रम में मुगास्ता, भुगोर एवं करदनी, अलवर, गुगरा घाटी व स्मृति वन विस्तार पुष्कर, अजमेर, रतन नगर बीट, राजगढ़, चूरू, मंगलवार, चित्तौड़गढ़, गणेश टेकड़ी, नाथद्वारा, राजसमंद, इसाला, उदयपुर के 2-2 करोड़ रुपये की लागत से तथा खीरखड़ी, बारा, श्यामपुरा, बांसवाड़ा, किला ब्लॉक चित्तौड़गढ़, नीलकंठ महादेव दौसा, संजय वन शाहपुरा, मायला बाग व कनौता बांध जयपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, बांदरिया मगरा राजसमंद एवं कच्चा बांध टोंक शहरों के आसपास वन क्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोलने हेतु 1-1 करोड़ रुपये के व्यय किए जाएंगे। जयपुर में पुलिस स्मृति वन की तर्ज पर नींदर बैनार वन क्षेत्र में 135 हेक्टेयर भूमि पर तथा कालवाड़ रोड पर गोविंदपुरा की 10 हेक्टेयर भूमि पर 18 करोड़ 37 लाख की लागत से जैव विविधता वन बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। जिला मुख्यालय स्थित नगरीय निकायों में सुविधा युक्त सिटी पार्क बनाए जाने के साथ साथ मौजूदा शहरी वन क्षेत्रों में सुधार और विकास हेतु विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इस पर 40 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर में सिटी पार्क बनाया जाएगा। वन क्षेत्रों में कुशल प्रबंधन, संचालन, आधारभूत सुविधाओं विकसित करने हेतु पेट्रोलिंग ट्रैक, फायर लाइन व नवीन वन चौकियों के निर्माण तथा वन विभाग के भवनों परिसरों के सुदृढ़ करने के लिए 35 करोड़ रुपये तथा आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने तथा ड्रोन के माध्यम से शीडिंग वायरलेस सिस्टम में सुधार तथा ट्रैप कैमरों तो 15 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। अकल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए DPI बनाई जाएगी। राज्य के रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, टाइगर रिजर्व तथा जवाई बांध, पाली, जालाना नेचर पार्क जयपुर, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व्स में वर्तमान वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ साथ रामगढ़ विस्तार बूंदी, जम्मा रामगढ़ अभयारण्य जयपुर, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर, पाली, टोटगढ़, लावली, अजमेर, मावलिया जयपुर, आठ देवी माता मंदिर कोटा, गणेश जी मंदिर रातानाडा जोधपुर में भी ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी।
बांसुर अलवर के किले में स्थित माता के मंदिर व ताल वृक्ष में स्थित गंगा माँ के मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्य के साथ ही जन सुविधाएं विकसित की जाएगी। राज्य में नृत्य, नाटक एवं संगीत कला को प्रोत्साहन विकास के लिए स्थापित रविंद्र मंच परिसर जयपुर सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण करते हुए ये मल्टी कल्चरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर कथक नृत्य केंद्र का आधुनिकीकरण किया जाएगा। शहरी या जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संग्रह के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 में शहरी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों के कपास उगाने वाले किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इस दृष्टि से स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ पुनः प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। ऐतिहासिक पांडुलिपियों और प्रशासनिक दस्तावेजों की सुरक्षा, संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन हेतु अभिलेख संग्रहालय बीकानेर में आगामी वर्ष 350 स्वतंत्रता सेनानियों की फोटोग्राफी देगा तो 200 सीटों के वातानुकूल सभागार का निर्माण कराया जाएगा। अल्बर्ट हॉल पुस्तकालय जयपुर का नवीनीकरण एवं दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में संगठित रूप से कार्यरत विभिन्न माफियाओं यथा लैंड माफिया, बर्जी माफिया, लोन माफिया इत्यादि पर कड़ी व त्वरित कार्य करने के लिए एसओजी के अंतर्गत स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न पुलिस कार्यालय खोले जाएंगे, जिनकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता व परामर्शित सेवाओं हेतु संचालित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र को दे अनुदान राशि 3,15,000 रुपये आर्थिक बढ़ा करके 5 लाख की जाएगी। साथ ही समस्त पुलिस सर्किलों पर ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वुमेन हेल्प डेस्क पर काउंसलर्स के मानदेय में आगामी वर्ष 15% की वृद्धि की जाना प्रस्तावित। आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय दिलाने के लिए विभिन्न न्यायालय खोले जाएंगे, जिनकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। कृषि संबंध क्षेत्र कृषकों को अक्सर शिकायत रहती है कि सतर्कता जांच अधिकारी द्वारा आए दिन उनकी भार वर्दी की VCR भर दी जाती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वर्दी योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 30 अप्रैल तक स्वयं डिक्लेयर करने पर पेनल्टी नहीं ली जाकर मात्र धनराशि 30 रुपये प्रति HP मासिक दर से 2 माह के लिए जमा कराने पर अतिरिक्त विद्युत भार को नियमित किया जाना प्रस्तावित है। कृषि जलवायु आधारित उद्यानिकी फसलों के अनुसंधान के लिए शेष 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से उद्यानिकी एडेप्टिव ट्रायल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। आगामी वर्ष प्रथम चरण बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर में केंद्र खोले जाएंगे। बैरावड़ा, सीगरा, दौसा में पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। थावला, डेगाना, नागौर और बेसेडी, जोटवाड़ा, जयपुर में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा केंद्र क्रमबद्ध किए जाएंगे। इस प्रकार है मेरे द्वारा वर्ष 23-24 के बजट में नवगठित 1,200 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में अब मैं पुरानी 1,439 ग्राम पंचायतों में भी चरणबद्ध रूप से पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने की घोषणा करता हूँ। गोरास, मांडल, भीलवाड़ा, खारड़ा, रोहट, पाली व खुइयाला सम जैसलमेर के पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। साथ ही नवसारी अलवर में पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। तिजारा अलवर, बरावड़ा, दौसा, लाडनू, नागौर एवं राजागढ़ा, धौलपुर के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया जाएगा। जोधावर पाली में नवीन पशु विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। शिरोई में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोला जाएगा। राजसमंद, नादरा, राजसमंद, उदयपुर में कैटल फीड प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु नॉर्थ क्षेत्र के 35 गांवों के लगभग 1,20,000 हेक्टेयर भूमि की समुचित सिंचाई व्यवस्था करने की दृष्टि से नॉर्थ फीडर की रीलाइनिंग के लिए 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। भादरा, हनुमानगढ़ में अमर सिंह ब्रांच, सिद्धमुख, नर्मद नहर फीडर प्रणाली में पुराने टूटे हुए खालों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार
करवाए जाएंगे। साथ ही सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र की खालों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराए जाएंगे। गुड़गांवा कैनाल स्थित रही कच्ची वितरकों को पक्का करने संबंधी कार्य 100 करोड़ की लागत से कराए जाएंगे। बैरानिया, खेरवाड़ा, कड़ैया पानी, सलुम्बर, उदयपुर, आदिवाट के पाल, कड़ैया, डोहारिया, सिमरवाड़ा, डूंगरपुर, भूका, सवाई माधोपुर, चरलिया, आक्या, निमायड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित 100 इंडिकेटरों के निर्माण जीर्णोद्धार पर 100 नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। बेगू चित्तौड़गढ़ में के कुंडाल क्षेत्र की 8 पंचायतों में लिफ्ट सिंचाई द्वारा चंबल का पानी उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर तैयार की जाएगी। कृषि महाविद्यालय फतेहपुर सीकर में पीजी कक्षाएं संचालित की जाएगी। हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र तथा सीकर में खाद, बीज, दवाइयाँ विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। सुशासन योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म राजधारा का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में विभिन्न विभागों हेतु सैनिटाइज इमेजरी की आवश्यकता के अनुरूप राजधारा प्लेटफॉर्म पर टाइम सीरीज हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी डिपोजिटरी की स्थापना की जाएगी एवं इसके वितरण हेतु हाई एंड लैब की स्थापना की जाएगी, जिससे राज्य के विकास एवं आवश्यकताओं की प्रभावी समीक्षा की जा सके। इसके लिए 90 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। प्रतिदिन प्रसारी इकाइयों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न कार्यालय खोले व क्रमबद्ध किए जाएंगे। इसकी सूची में सदन के प्रस्तुत पर रख रहा हूँ। नायब तहसीलदार, नर्सिंग अधीक्षक इत्यादि पदों को राजपत्रित घोषित किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए नवाचारों एवं तदनुसार अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस दी जाने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि वो जैसे मैं उनको विश्वास देना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपनी बातें उठाई है और मेरी स्पीच में नहीं आ पाई है, उनको मैं कैसे हल करना सुनिश्चित करूँ, इसमें पूरा प्रयास करूँगा। ये बात कर मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।